सर शुरू करें। जी। आई थिंक सर इज नॉट अराउंड। लेट्स स्टार्ट। सब मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। जीवकांत जी का मंगलाचरण करें। सिद्धम सुद्धम पणमिये जिनेन्द्रवर्णिनि चन्दमकलङ्कम् गुणरायण भूषणोदयम् जीवस्य परुवणं वोच्छ। अब मार्गणा अधिकार का भी हम मंगलाचरण करेंगे जो पेज नंबर 75 में है। धम्म गुण मगणा है मोहारि बलम जिणम नमम सेता मगण महाहियारम विवहियारम भणे सामो। इसके साथ ही हम गाथा 142 भी एक बार रिवाइज करेंगे जिसमें 14 मार्गणाओं के नाम आ जाते हैं। गई इंदिये सुकाये जोगे वेदे कसायणानीय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत संन्याहारे। तो हम सभी जीवकांत जी जैसे महान शास्त्र का स्वाध्याय करने बैठे हैं और इस ग्रंथ की महानता हमको पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही होगी। इस ग्रंथ की रचना आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने की है और रचना का स्थान श्रवण बेलगुला की चंद्रगिरी पहाड़ी है जहां पर राजा चामुंडराय के निमित्त से ये मंगल ग्रंथ रचा गया। धबला जैसे छठखंडागम के जो गूढ़ विषय थे उनको बहुत सरल करके आचार्य देव ने हमें प्रस्तुत किया है। और हम अपने तोडरमल जी साहब का भी बहुत उपकार है जिन्होंने इसको ढूंढारी भाषा में ट्रांसलेट किया। फिर उज्ज्वला शाहबेन ने हिंदी भाषा में और प्रकाश छावड़ा जी ने इसको टैबुलर फॉर्म में हमारे लिए बहुत और सरल उपलब्ध करा दिया। और विकास जी छावड़ा भैया ने इसके बहुत सारे शिविर लेके ये जो विषय है जो बहुत कठिन माना जाता था जन सामान्य को, बहुत सारे यंगस्टर्स को भी इस विषय का अब अच्छा ज्ञान हो गया। तो ये जो जीव कांत जी ग्रंथ है इसमें हम संसार की स्थिति, संसार को समझने की का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में जो जीव है वो कैसा है, कहाँ है, किस किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो इस पूरी बात का मतलब ये केवल ज्ञान का विषय है तो हमको इस बात की अंदर से महत्ता आनी चाहिए कि हम जो जान रहे हैं वो केवल ज्ञान का विषय है ना। तो जैसे कहा भी जाता है कि केवल ज्ञान की चीजों को हम मति शुद्ध ज्ञान से समझ सकते हैं। वो प्रत्यक्ष समझते हैं केवली भगवान और हम इस चीज को परोक्ष रूप से जान रहे हैं। तो पूरे जीव कांड जी में जहां जीव की खोज की गई है, जीव को जाना गया है बहुत सारे पैरामीटर से, तो इस पूरे जीव कांड जी को 20 प्ररूपणाओं में आचार्य देव ने निबद्ध किया है। जो जिन जिन जीवों की बुद्धि बहुत थोड़ा कह के ही समझ जाती है उनके लिए तो ये पूरा शास्त्र गुण स्थान और मार्गणाओं में ही विभक्त है, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए मतलब मध्यम रुचि के जीवों के लिए उन्होंने इसको 20 प्ररूपणाओं में इसको एक्सप्लेन किया है जो कि ऐसी हैं। गुण स्थान 1, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, फिर 14 मार्गणाएं और उपयोग। तो जीव समास और नहीं, गुण स्थान और मार्गणा स्थान के बाद 6 प्ररूपणाएं और कह दी हैं आचार्य देव ने, 5 प्ररूपणाएं और कह दी। तो इस तरह से 20 प्ररूपणाओं में यह शास्त्र पूरा निबद्ध है। तो अब गुण स्थान का हम स्वरूप पहले समझ के आ चुके हैं दूसरे सेमेस्टर्स में। यहाँ हम जीव समास से शुरू किया था हमने अपना जीव कांड जी। तो जीव समास हमने देखा,
पर्याप्तियां देखी किस तरह से होती हैं, प्राण देखा, संज्ञा देखी। अब हम 14 मार्गणाओं पर आ गए हैं। तो 14 मार्गणाओं में से भी 14 मार्गणाओं के नाम अभी हमने गाथा में पढ़े थे, एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं। तो फिर से एक बार हम अपना थोड़ा सा ध्यान ले जाते हैं कि मार्गणाएं कहते किसे हैं। तो वे परिणाम या जीव की वे पर्याय जिनमें उनकी खोज की जाए, किनकी खोज की जाए, जीव की खोज की जाए, अन्वेषण किया जाए, विचार किया जाए। तो जिन परिणामों के द्वारा, है ना, जीव के विशेष परिणाम है। गति का अगर हम उदाहरण लें जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो जीव की हे उपादेय की जो बुद्धि है ना, जो परिणाम है उसका, उसके द्वारा हमने जीव की खोज की है। तो जब जब हम जीव की खोज कर रहे हैं, उसके परिणामों से कर रहे हैं, उसकी पर्यायों से कर रहे हैं, और ये पर्याय किस किस तरह से हमें दिखाई दे रही हैं, हम वो देखते हैं मार्गणाओं में। तो ये 14 मार्गणाओं का इस तरह से वर्णन है। हमको सिलेक्टेड गाथाएं हैं, हमको कोई भी मैथ्स के उनकी संख्याएं क्या है, जब जब आचार्य देव ने किसी भी मार्गणाओं को बताया है, उसके 4 या 5 पॉइंट्स के माध्यम से उसको बताया है। तो कोई भी मार्गणा में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले उसकी परिभाषा आती है, फिर उसके कितने भेद हैं वो बताएंगे, वो उन भेदों में और प्रभेद हैं, अगर उसके और भी भेद हैं वो बताएंगे, फिर कुछ और विशेष बात होगी वो बताएंगे, और फिर संख्याएं कितनी हैं ऐसे जीवों की, पूरा काउंटिंग, मतलब एक एक जीव का काउंटिंग हमारे हमारे इन शास्त्रों में केवल ज्ञान के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से आचार्य देवों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे सिलेबस में संख्या वाला पार्ट तो कहीं भी हम नहीं कवर कर रहे हैं। बहुत सारा सिलेक्टेड मटेरियल ही हम देख रहे हैं। तो जितना हमारे सिलेबस में है वो तो हम जरूर कर ही रहे हैं, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम गति मार्गणा पढ़ चुके हैं, आज हम इंद्रिय मार्गणा से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो मित्तल जी, आप मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, क्योंकि मैं जैन कोश के जो नोट्स थे मैं वो फॉलो कर रही थी। ओके। इसमें से और भी डिटेल है, उसमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और हमारी जो सिलेबस का गाथाएं हैं, एक बार वो देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं हमारे सिलेबस में। तो इंद्रिय मार्गणा की इंद्रिय मार्गणा की 164 से 169 तक है, और 176 और 177। तो इस तरह से इतनी कितनी हो गई है, 6 4 5 6 7 8 9 एंड 2, मतलब टोटल 11 गाथाएं ही हैं। लेकिन इंद्रिय मार्गणाओं का स्वरूप समझने के लिए थोड़ी सी गाथाएं हम और देख लेंगे, उनका क्या कैसा स्वरूप है वो भी देख लेंगे। तो 164 से ही इस मार्गणा की शुरुआत होती है, और हमारे सिलेबस में भी है ये, तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर गति मार्गणा पढ़ी हो और कोई डाउट हो तो पहले हम उसको ले लें फिर ये शुरू करें, नहीं तो फिर यहीं से शुरू की जा सकती है बात। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम कारण और कार्य बताए थे पर्याप्ति प्राण के, उसका फोटोग्राफ मैंने आज ही भेज पाया। क्लास खत्म हुई और दिमाग से बात उतर गई थी, शुद्धा जी ने रिमाइंड कराया तो मैंने फिर अभी शेयर कर दिया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो 164 गाथा कोई नहीं कह रहा है तो लेट्स स्टार्ट। ये है इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा की पहली गाथा 164, इसका अपन अर्थ देखते हैं फिर इसका भाव जानते हैं क्या है। जिस प्रकार अहिमिंद्र देवों में दूसरे की अपेक्षा ना रखकर प्रत्येक अपने अपने को स्वामी मानते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी हैं। तो इतनी छोटे से शब्द हैं लेकिन इतने गहरे भाव हैं इस गाथा के, तो जानने की अपन कोशिश करते हैं कि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। तो अहिमिंद्र कौन होते हैं? सबसे पहले तो हम हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि अहिमिंद्र का इंद्रियों से क्या रिलेशन है, कैसे यहाँ पे इनका कनेक्शन बिठाया गया है। तो अहिमेंद्र होते हैं देव, है ना। और ये कौन से देव होते हैं? ये कल्पातीत, है ना। हाँ, कल्पातीत स्वर्गों के देव होते हैं। जैसे बाकी 16 स्वर्गों में इंद्र एक सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, उसके फिर प्रतीन्द्र होते हैं, उसका जैसा
पूरा सिस्टम होता है और वहां पे हायरार्की है ना। ऐसे अहिमिंद्रों में जो 9 ग्रैविक अनुदेश अनुत्तरों के देव हैं, वहां पे हायरार्की नहीं होती है, वो अहिमिंद्र कहलाते हैं। मतलब प्रत्येक देव जो है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के अंडर नहीं होता है, वो सब अहिमिंद्र, सारे किंग ही किंग रहते हैं, कोई सबॉर्डिनेट्स नहीं है वहां, उनको अहिमिंद्र कहते हैं। तो जिस प्रकार अहिमिंद्र देवों में दूसरे की अपेक्षा ना रखकर प्रत्येक अपने अपने को स्वामी मानते हैं, मतलब उनका कोई स्वामी नहीं होता, जैसे 16 स्वर्गों में व्यवस्था है वैसा नहीं है, वो सब स्वामी है, उनको किसी की आज्ञा में नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। इसका भाव जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं, है ना। हमको किसी का ऑर्डर, किसी दूसरे से ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। ये बात और है कि सामाजिक व्यवस्था में या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम है, लेकिन पसंद किसी को नहीं है कि कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे, है ना, ऐसे ही। तो ये एक स्वतंत्रता अहिमिंद्रों में होती है कि उनके ऊपर कोई उन्हें ऑर्डर नहीं देता। तो ये जो क्वालिटी अहिमिंद्रों की है, ये एनालॉजी बिठाई है, इज नो रिलेशन, कि जैसा अहिमिंद्र स्वतंत्र है ना अपना काम करने में, उसी प्रकार इंद्रियां भी स्वतंत्र होती हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं हमारी 5 इंद्रियां हैं, राइट। अब अगर किसी की आंख चली जाए तो बाकी इंद्रियों के काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो और स्ट्रांग हो जाती हैं, राइट। जो देख नहीं पाते उनकी उनकी कर्ण इंद्रिय और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना। तो ये इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियां, ये अपना अपना काम करने में स्वतंत्र हैं, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। तो अब इंद्रियां जीव नहीं है, हम हमेशा अपने आप को याद दिलाएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जीव कांची पढ़ रहे हैं। हमको क्या करना है, जीव की खोज करनी है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम जीव की खोज कर रहे हैं, है ना। ये हमारी इंद्रिय मार्गणा का मेन टारगेट होना चाहिए कि हम ये इंद्रियां इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंद्रिय मार्गणा में इंद्रियां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके थ्रू, है ना, ये एक क्राइटेरिया हमने फिक्स कर लिया है। अब इनके थ्रू हम जीवों की खोज करेंगे कि भाई कितने तरह के जीव हो सकते हैं। तो इंद्रियों का स्वरूप, अब इंद्रियां जो हमने देखी उसमें आचार्य देव ने अहिमिंद्रों से उनका एनालॉजी बिठाई कि भाई इस तरह से आप बात को समझो। लेकिन अब निरुक्ति से भी इसकी और परिभाषाएं क्या बैठ सकती हैं, वो एक अच्छा ये नोट्स है, हम जरूर पढ़ लेंगे ताकि और हमारे को बात समझ में आए। इंद तीति इंद्र, है ना, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, जो आज्ञा और जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है, अर्थात आत्मा ही इंद्र है ना। क्या कहा यहाँ, आत्मा ही इंद्र है जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है। आत्मा को पदार्थों को जानने में जो लिंग निमित्त होता है वह इंद्र का लिंग इंद्रिय कही जाती। तो आत्मा को पदार्थों को जानने में, यहाँ पे आत्मा जान रही है बाहरी पदार्थों को, राइट। तो आत्मा को पदार्थों को जानने में जो निमित्त होता है, लिंग मतलब जो चिन्ह होता है, वह चिन्ह क्या कहलाता है, इंद्रिय कही जाती। एक ये परिभाषा आ गई। दूसरी परिभाषा, जो गूढ़ पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। अतः जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने में कारण है, लिंग अर्थात कारण है, वह इंद्रिय कहलाती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, ये दूसरी परिभाषा नहीं है, उसी से रिलेटेड है। लिंग क्यों कहा, क्योंकि जो सूक्ष्म आत्मा को हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा और मीडियम है ही नहीं। हम जितना भी जान रहे हैं आत्मा के बारे में, वो उसमें जितना भी हमारा क्षयोपशम है, जितना भी हमारा, वो सब सब कुछ हमारे इंद्रियों पे डिपेंडेंट ही है। ये बहुत मोटी बात है लेकिन है ना। ये हम एकदम प्योर बात की बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चय की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत व्यवहार की और मोटी बात है। सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने में जो कारण है वह इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है, ऐसे नाम कर्म के द्वारा रची गई वह इंद्रिय कहलाती है। तो इस तरह से हमने इंद्रिय वर्ड को और अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश की। अब गाथा नंबर 165। इंद्रिय के 2 भेद हैं, भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि अथवा उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाले उपयोगात्मक ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं, है ना। और शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रवेंद्रिय कहते हैं। तो ये बात हम बाल बोध से समझते हुए आ रहे हैं
कि कभी भी कोई चीज, एक कार्य हुआ, उसमें दो कारण बनते हैं। एक कारण बनता है, मतलब दो भागीदार हैं उस काम को होने के। एक तो जीव का पार्टिसिपेशन और एक कर्मों का पार्टिसिपेशन, है ना। तो जीव का जहां जहां पार्टिसिपेशन है वो भाव पक्ष कहलाता है, और जहां जहां कर्मों का पार्टिसिपेशन है वो द्रव्य पक्ष कहलाता है उसी चीज का। तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया को बेस में रख के इंद्रियों के दो भेद किए, भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय। अब इस बात को हम चार्ट से समझेंगे तो खूब इजी पड़ जाता है ये। इंद्रियों के दो भेद हैं, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। तो द्रवेंद्रिय किसको कहा? शरीर नाम कर्म के उदय से, जब जब द्रव्य की बात करेंगे मतलब किसी कर्म का उदय चल रहा है ना, तो कौन से कर्म का उदय चल रहा है? शरीर नाम कर्म। नाम कर्म में भी शरीर नाम का जो भेद प्रभेद है ना नाम कर्म के, उनमें एक शरीर नाम कर्म होता है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष जो होते हैं वो द्रवेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है, हमको दिखाई भी दे रहे हैं, राइट। ये जो जितनी भी रचनाएं जिनको हम इंद्रिय कहते हैं वो सारी क्या है? शरीर की रचनाएं। कारण क्या बताया? शरीर नाम कर्म का उदय। सिंपल। भावेंद्रिय, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब तक इसका भाव ग्रहण नहीं होगा ना, तो समय सार में जब जब भावेंद्रियों की बात हुई है या कहीं भी जो भावेंद्रिय आती है तो हमको उतनी गहराई नहीं आती इस बात में। हमको लगता है कि हाँ, जीव ने जो भाव किया वो भाव इंद्रिय। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या स्वरूप है, हाउ डज इट फंक्शन, है ना। ये इंद्रियां काम कैसे करती हैं, कौन कौन इसके रिलेटेड चीजें हैं। तो अब भावेंद्रियों की बात करते हैं। भावेंद्रिय क्या होती है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि अथवा उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान, है ना। अब जब जब जीव के कोई भी गुण प्रकट हुआ है तब तब उसका क्षयोपशम काम किया है, मतलब उस पर कोई आवरण पड़ा है, मति ज्ञान पे आवरण पड़ा है। जितना जितना उसका आवरण हटेगा उतना उतना वो गुण की प्रकटता आएगी, उसी को क्षयोपशम कहते हैं। क्षय और उपशम दो शब्दों से बना है। तो कुछ कुछ प्रकृतियों का तो क्षय होता है और कुछ का होता है पार्शियल प्रकटीकरण, है ना। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि, विशुद्धि मतलब हमारे अंदर की योग्यता, हमारी कैपेबिलिटी, है ना। तो हमारी कैपेबिलिटी आई, हमारे अंदर कैपेबिलिटी आई, वो कर्म का आवरण हटा, तो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी थी मति ज्ञान की वो क्या हुई? कुछ कुछ प्रकट हुई, पार्शियल प्रकट हुई। और फिर क्या किया? अथवा या तो ऐसे कह लो बात, क्या ऐसे कह कि ये जो विशुद्धि उत्पन्न हुई है ना, उससे होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। अब ये कैपेबिलिटी आई है हमारे अंदर, अब इस कैपेबिलिटी का हम यूज कैसे कर रहे हैं, हाउ आर वी डीलिंग, हाउ आर वी इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, है ना, वो कहलाएगा उपयोगात्मक ज्ञान। इस पूरे पैकेज को क्या कह रहे हैं हम? भावेंद्रिय की। और अच्छे से देखते हैं तो दो चीजें हमको पता चलती हैं भावेंद्रियों में। एक तो होती है लब्धि और एक होता है उपयोग, है ना। एक होती है लब्धि और एक होता है उपयोग भावेंद्रिय में। भावेंद्रिय में दो चीजें हैं, लब्धि और उपयोग। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि कहते हैं मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि या उघाड़। फिर से उसी बात को रिपीट करते हैं। आप और हम सबके अंदर मति ज्ञान, जितने जीव हैं सबके अंदर मति ज्ञान, ठीक है, लेकिन उस पर आवरण ढका हुआ है। अब जितना जितना वो आवरण हटेगा उतना उतना हमारा वो मति ज्ञान जो है वो प्रकट होगा। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्षयोपशम। जो प्रकटीकरण है उसका पार्शियल, पूरा तो नहीं, हमारा उसके कर्म का आवरण पूरा तो नहीं हटा है, राइट, लेकिन पार्शियल हटा है। तो जिस जिस कर्म के आवरण हटते हैं उस वस्तु का हमको ज्ञान होता है। तो ये कैपेबिलिटी है हमारी। लब्धि मतलब हमारी कैपेबिलिटी, उघाड़ हमारे मति ज्ञान का उघाड़, इसको कहते हैं लब्धि। और उपयोग, अब ये जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी आई है, हमारा जो उघाड़ आया है, इससे हमने क्या किया? इससे हमने उसका कुछ यूज किया, है ना, उसका कुछ हमने उसका यूज किया, उसका प्रयोग किया। तो एक हो गई कैपेबिलिटी और एक हो गया उसका यूज। ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं हमारी भावेंद्रिय। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब हमारे ज्ञान की पर्याय है ना, ये गुण नहीं है जीव का। अब इस लब्धि वर्ड को आप वो 9 लब्धियां जो प्रकट होती है उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। ये लब्धि का मतलब है
कैपेबिलिटी, जीव की कैपेबिलिटी, ये पर्यायगत चीज है, ठीक है। और इन लब्धि और उपयोग से ही पता चलता है कि यहाँ जीव है ना। भावेंद्रियां हो तो जीव का होना सिद्ध होता है, द्रव्येंद्रियों से जीव की सिद्धि हम नहीं कर सकते। तो यस, अब एक बहुत अच्छी बात लब्धि और उपयोग के विषय में आती है कि लब्धि तो हम संगी पंचेंद्रिय हैं, तो हमारे पास लब्धि तो पांचों इंद्रियों की है। ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी, इनका क्षयोपशम कि हम इन पांचों इंद्रियों का यूज करें, ये तो हमारे अंदर है ही, लेकिन यूज हम कितना कर पा रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। और उपयोग भी हम एक इंद्रिय का एक समय में ही कर पाते हैं, जबकि उसी समय पर हमारे पास पांचों की कैपेबिलिटी अवेलेबल है, राइट। सो जो हमें मिला है दैट इज वास्ट, दैट इज ह्यूज, लेकिन जो हम उसमें से निकाल के यूज कर पा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी राइट, क्योंकि हमारी उतना क्षयोपशम ही हमको उतना नहीं मिला है, उतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, राइट, कि हम पांचों का एक साथ उपयोग करें। तो लब्धि मतलब कैपेबिलिटी, वो हमारे अंदर भरपूर है, उपयोग लेकिन जो है हमारा बहुत कम है उस चीज का, एक समय में एक ही उपयोग कर पाते हैं, और वो भी इतना इतना सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का जब बहुत सारे उपयोग, मतलब बहुत सारे समयों में हम चीजों को देख लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम अभी तो लग रहा है जैसे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, राइट। ये ऐसे लगता है ना, देखिए स्क्रीन भी दिख रही है कंटिन्यूअसली और आप सुन भी पा रहे होंगे, है ना, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो उतना सूक्ष्म नहीं है। और यहाँ बात क्या है, एक एक समय में उपयोग बदलता है, एक इंद्रिय का उपयोग एक समय में ही होता है, और ये समय जो है ये टाइम की यूनिट है ना। एक सेकंड में तो असंख्यात समय हो जाते हैं, राइट। सो हमको ऐसे लगता है कि हम तो पांचों तीन चार इंद्रियां एक साथ यूज कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, टेक्निकली ऐसा है नहीं। अब द्रव्येंद्रिय पे अगर हम आए तो द्रव्येंद्रियों के भी अब दो भेद यहाँ पर आचार्य देव ने बताए हैं, निवृत्ति और उपकरण। तो निवृत्ति का मीनिंग क्या है, निवृत्ति का मतलब होता है रचना, रचना मतलब किसी भी चीज का शेप साइज, है ना, उसका स्ट्रक्चर, है ना। तो अब एक चीज हमको यहाँ पे समझनी है कि जो आंखें हमें दिखाई दे रही हैं, राइट, वो क्या है, हमारे उपकरण है, वो हमारी चक्षु इंद्रिय नहीं है, ना वो द्रविंद्रिय है और ना वो भावेंद्रिय है। जो हमको चक्षु इंद्रिय, जिसको हम बच्चों को सिखाते हैं, इनफैक्ट हम भी चक्षु इंद्रिय की बात करेंगे तो जो आंखें ही अभी दिखाई दे रही हैं उन्हीं की करेंगे। अभी यहाँ बहुत अच्छे से ये विषय स्पष्ट हो जाने वाला है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये उपकरण है, और उपकरण में से भी बाह्य उपकरण है। उपकरण भी जो देखिए हम आएंगे ना नीचे, तो उपकरण भी दो तरह के हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो ये जो आंखें हमें दिखाई दे रही हैं ये उपकरण है, ठीक है। उपकरण में भी बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण है, वील कम इट लेटर, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब निवृत्ति पढ़ने की हम समझने की कोशिश करते हैं। निवृत्ति क्या है कि जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं, अब ये प्रदेश जो हैं ये जीव के भी हैं और शरीर के भी हैं, है ना। ये बात तो हमको अच्छे से समझ में आती कि जितना हमारे शरीर का आकार है, अगर हम साइंस से देखें, मतलब साइंस से क्या कहें, हमारी अप्रोच हमको समझ में भी वैसे ही आता है। तो हमारा जो बॉडी है वो एक एक सेल से मिलके बना है, राइट। तो ईच सेल वो है बॉडी का पार्ट, और उस सेल में उतना ही बड़ा हमारा आत्मा भी है ना। ये बात समझ में आती है ना कि आत्मा जो है पूरे शरीर के एक एक सेल, मतलब ये पूरा जितना हमारी बॉडी का शेप है उतना ही हमारी आत्मा का शेप है। हम कहते हैं नेल्स में और हमारे बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, क्योंकि वी डोंट फील वेल वी ट्रिम आवर नेल्स और कट आवर हेयर, राइट। तो वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं होते, बाकी पूरी जैसी जैसी बॉडी है वैसी वैसी हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। तो निवृत्ति का मतलब है जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते, जहां एक्चुअल काम हो रहा है जानने का, है ना, जानने का इन द सेंस, अब आप ये भाषा अपने आप लगाते रहिएगा कि जिनके निमित्त से जीव जानता है ना, ये अपन बोलने में बार बार नहीं आ पाता है। तो इन इन प्रदेशों के निमित्त से जो जो एक्चुअल घटना घट रही है ना, सुनने की, जानने की, सूंघने की, चखने की, तो वो प्रदेश जो है वो कहलाते हैं निवृत्ति।
वो प्रदेश जो है, वो दैट दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो कहलाता है निवृत्ति। और उपकरण क्या होता है? जो निवृत्ति के सहकारी या निकटवर्ती हैं, जो उसके अराउंड जो अपैरेटस लगे हुए हैं, वो उपकरण कहलाते हैं। अब निवृत्ति को भी समझेंगे। निवृत्ति दो तरह की होती है, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहेंगे? अब वो, अगर आप लोगों ने 9th और 10th की साइंस याद हो, तो मुझे इसलिए याद है, मेरी बेटी ने अभी 10th किया। उसमें जो आई पढ़ते हैं ना, आई, तो ये जो पिक्चर जहां बनती है, जिस पॉइंट पे बनती है, उसको मैक्यूला कहते हैं, है ना? अगर हम ध्यान याद करें तो वो एक बहुत छोटा सा स्पॉट होता है, येलो स्पॉट कहते हैं शायद उसको, उसको मैक्यूला कहते हैं। वहां पर इमेज बनती है, राइट? वो जो मैक्यूला है वो है पुद्गल का आकार, वो क्योंकि दिख रहा है, राइट? वो दिख रहा है, वो है पुद्गल का आकार, वो हो गई बाह्य निवृत्ति। और उस एरिया में जितने आत्मा के प्रदेश हैं, वो अब हो गई अभ्यंतर निवृत्ति। ये एक एग्जाम्पल दिया, है ना? तो निवृत्ति में भी जो अभ्यंतर निवृत्ति है, वो है आत्मा के प्रदेशों का आकार, मतलब वहां आत्मा के प्रदेश हैं जहां पे आपका देखने संबंधी काम हो रहा है ना? और बाह्य निवृत्ति कहेंगे उसी जगह पे, एग्जैक्टली उसी जगह पे जो भी पुद्गल की संरचना है, वो कहलाई जाएगी पुद्गल का आकार। ठीक है, तो इस तरह से निवृत्ति हो गई। उपकरण में, उपकरण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? जो निवृत्ति के सहकारी या निकटवर्ती, सहकारी मतलब जो उसको हेल्प करते हैं या जो उसके क्लोज बाई हैं, जो भी अपैरेटस छोटे छोटे लगे हुए हैं, वो उपकरण कहलाते हैं। तो ये उपकरण भी इसमें दो तरह के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल आंखों का ही दिया है कि अभ्यंतर उपकरण में तो नेत्र में काला सफेद मंडल, जो अंदर का जो जितना भी पार्ट्स हैं आई के, जो हमें अभी तो नहीं दिखा, ऐसे सामने देखो तो आई का व्हाइट और ब्लैक वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा। फिर वो जो कौन सेल्स और एक और कौन सी होती है मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो अंदर की जितनी भी चीजें हैं, अपैरेटस छोटे छोटे हैं, वो नर्व्स हैं, वो ब्लड सप्लाई है, राइट? ये पूरा एक पूरा सिस्टम है जो देखने का काम कर रहा है, वो कहलाएंगे अभ्यंतर उपकरण। और बाह्य उपकरण होते हैं ये जो हमें बाहर में दिखाई दे रहे हैं। कितनी सारी चीजें देखिए, आईब्रोज हैं, लोअर लैशेज हैं, आई लैशेज हैं, और आईब्रोज हैं। अब आईब्रोज का भी देखिए काम है, ऊपर से कोई पानी की बूंद आ रही है तो वहीं रुक जाती है, आपकी सीधी आंख में नहीं जाती है ना? तो ये पलकें, भौएं, ये सारे बाहर के अपैरेटस बनाते हैं, ताकि अंदर की जो काम है वो अच्छे से हो सके। अभी जो पलक झपकाने का है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम पलकें नहीं झपकाएं तो हमारा जो वाइट वाला पार्ट है, जो हमारी आंखें हैं, वो मॉइस्ट नहीं रहती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं। और ड्राई होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आजकल हम सबके साथ, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं या ज्यादा लैपटॉप पे बैठते हैं, तो सबके ना आई ड्राइज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सो इन्वॉल्व दैट दे फॉरगेट टू ब्लिंक देयर आईज, राइट? तो वो ड्राई हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या करा रही हैं? क्या करा रही है? उपकरण है ये, और ये पूरी देखने की प्रोसेस में हेल्प कर रही है। तो सबका अपना 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 रोल है। किसी का हैंड रेज हुआ अभी? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था निधि निधि जी कि जी। जो आप अभी निवृत्ति और उपकरण में जो डेफिनेशन उनका डिफरेंस है, तो वो सेम चीज नहीं हो गई क्या? निवृत्ति तो अगर उसके शरीर के प्रदेश हैं या इंद्रिय उसके आकार सब प्रदेश है, तो वो सब उपकरण उसमें अलग कैसे हुआ? वो सेम ही चीज हुई ना, वो भी तो प्रदेशों में ही आ गया ना। जो भी उपकरण आप, जैसे हम आई में रेटिना या अपने वेन्स या जो भी आप बोल रहे हो, वो सब प्रदेश के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, उपकरण का काम है कि सपोर्ट करना, विजन को सपोर्ट, विजन का जो प्रोसेस हो रहा है उसको सपोर्ट करना। विजन का काम उपकरणों में नहीं हो रहा है। जो इमेज बन रही है ना, वो मैक्यूला पे बन रही है, वो निवृत्ति है, राइट? समझ आया आपको? उपकरण मतलब जितनी भी चीजें हैं जो इस पूरी प्रोसेस को सपोर्ट कर रही हैं, अपैरेटस जो लगे हुए हैं, पूरा सिस्टम जो बना रहे हैं, वो उपकरण है। लेकिन निवृत्ति मतलब जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं, So, जो अच्छा। एक्चुअल एक्चुअल। जी।
सो मे बी अपना ये ऐसा कह सकते हैं कि अपना जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है उसमें जो ग्लास है, ग्लास दैट्स हम्म। जैसे सहकारी कार्य। तो ग्लास जो है उसको उपकरण बोल सकते, बट दी जो एक्चुअल फंक्शन जो हो रहा है वो अंदर का कैमरा का लेंस हो रहा है। सो लेंस यस, वुड बी दी मेन निवृत्ति, इस तरह से कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे एग्जैक्टली उस विषय को जाना जा रहा है वो बहुत छोटा है पांचों सेंसेस में। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना कि कौन सा सेंस किस शेप का होता है, कौन सी इंद्रिय किस आकार की होती है, बहुत सूक्ष्म संरचना होती है। ये मोटा मोटी मैं मैक्युला कह रही हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। जहां एग्जैक्टली अभ्यंतर निवृत्ति है वो किसी साइंटिस्ट को दिखी नहीं है, मतलब किसी सर्जन को वो दिखी नहीं है। वो दैट इज इतनी सूक्ष्म जगह होती है जहां पर ये पूरा काम हो रहा होता है। ये बहुत मोटा मोटी बात करते हैं, जितना भी जो हमें दिखाई देता है ऑपरेशन के थ्रू, मतलब ये एक समझने वाली बात है। क्योंकि अभी जब हम चक्षु इंद्रिय की रचना और उसका साइज देखेंगे ना, विल बी सरप्राइज कि इतनी छोटी कोई चीज है और उसके द्वारा ये सारा, उसके निमित्त से ये देखने का काम हो रहा है। ये हमने एक मोटा मोटी बात बताई कि जहां पे इमेज बन रही है दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड निवृत्ति। अब वहां पे जितने पुद्गल के परमाणु हैं वो बाह्य निवृत्ति, और अभ्यंतर निवृत्ति जो आत्मा के प्रदेश है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना वो आत्मा के ज्ञान जो हो रहा है वो आत्मा के प्रदेशों के थ्रू ही हो रहा है। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो यस, अब अगर हम दीदी एक चीज बोलूं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन में, जैसे आपने पहले बताया स्ट्रक्चर, शेप, साइज, ये इसको हम निवृत्ति बोल रहे हैं। इंस्टेड ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चर, शेप, साइज और अराउंड द स्ट्रक्चर ये पूरा उपकरण हुआ, और जो पॉइंट ऑफ विजन है हम्म, वो निवृत्ति हुआ। हाँ, अब निवृत्ति जो वर्ड है ना एक्चुअली उसका मीनिंग होता है रचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो शाब्दिक अर्थ अगर हम लें उसका, तो निवृत्ति का अर्थ होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड का अर्थ होता है रचना, मतलब वो पर्टिकुलर रचना, वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये काम हो रहा है। ओके। तो उसको बताने के लिए मैंने दो वर्ड और अपनी तरफ से ऐड किए थे। इफ इट इज कंफ्यूजिंग जस्ट इरेडिकेट फ्रॉम योर नॉलेज, है ना। हाँ, निवृत्ति अभी का, क्लियर हो गया जब आप रचना बोले ना, तो आई थिंक हाँ, उससे डिफरेंस काफी क्लियर हो गया कि जब वो ओके, जो बन रहा है या जो एक्शन हो रहा है हाँ, वो निवृत्ति है। वो मतलब आप निवृत्ति, सुन रहे हो तो जब जो सुनने का जो एक्शन हुआ वो निवृत्ति है, पर हाँ, जो जिस आपके पर्टिकुलर ईयर पॉइंट है पे, वो उपकरण हुआ। हाँ, ये जो बाहर दिख रहे हैं ना ईयर अपने, ये बहुत मोटे हम्म। मोटे बाह्य उपकरण हैं। और अंदर जो ईयर ड्रम्स और मैंने भी बच्चों को पढ़ाया तो इतना याद नहीं है मुझे, 3 स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं, फिर वो हम्म। ड्रम ड्रम के अंदर, फिर उसके बाद भी एक सर्कुलर एक पैसेज होता है, फिर उसके अंदर नर्व जाती है देर। सुनने का काम जो है वहां हो रहा है, उस लिक्विड में हो रहा है, उस लिक्विड के थ्रू वो साउंड वेव्स जो है वो नर्व्स जो है वो उन साउंड वेव्स को प्रोसेस करती हैं। सो वो बहुत छोटी जगह है जहाँ पे सुनने का काम हो रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ जो apparatus हैं वो अभ्यंतर उपकरण हो गए, और ये जो बाहर है इतना बड़ा जिसको हम कान कहते हैं वो हमारा बाह्य उपकरण हो गया, है ना। थैंक यू। और सो इस तरह से पूरी ये इसकी अपन ने रचना देखी। कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखे थे, वो एक बार मैं जरूर पढ़ लूंगी। कि लब्धि की जीव को कभी हानि नहीं होती है, उपयोग की हानि हो सकती है। जैसे ही जीव ने पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जाति में जन्म लिया, उसके पांचों इंद्रियों की लब्धि तो उसको उपलब्ध है, केपेबिलिटी तो उसके अंदर है। अब किसी की आंख चली जाए, राइट, तो उसका वो यूज नहीं कर पाता, उपयोग हो सकता है ना हो, लब्धि हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहेगी। आ, और एक चीज, द्रव्येंद्रिय पर भी अगर आवरण आ जाए, मतलब उपयोग इन द सेंस, जैसे किसी का विजन कम हो जाए, है ना, किसी को दिखना बहुत, जैसे हम 40-45 प्लस के हो रहे हैं तो हमारा भी चश्मे के नंबर अब आ रहे हैं, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है कि किसी अपैरेटस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हमारी भावेंद्रिय सुरक्षित है, हमारी द्रव्येंद्रिय भी सुरक्षित है, लेकिन उस द्रव्येंद्रिय के ही किसी उपकरण में कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारा उपयोग जो है जैसा होना चाहिए, जितना उसमें पोटेंशियल है उतना नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की ये चीजें अपन समझ लें।
लब्धि, निवृत्ति और अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। इन 6 चीजें हमने देखी ना, देखिए 6 डिवीजन हमने देखे द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय के 6। लब्धि उपयोग 2, निवृत्ति उपकरण अगेन 2, और फिर अभ्यंतर बाह्य और इसके भी अभ्यंतर बाह्य। तो इसमें से हमने ये देखना है कि जीव कौन सा है, इसमें चेतन क्या है और अचेतन क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ वो है। तो लब्धि जो है वो है चेतन, है ना, क्योंकि जीव की बात है यहाँ पे। तो लब्धि जो है उसकी जो शक्ति है, मतलब लब्धि मतलब ये जीव की शक्ति है, तो ये चेतन है। उपयोग जो कर रहे हैं उसका वो भी चेतन है ना, उसका जो यूज हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, वो भी चेतन के थ्रू हो रहा है। अब अगर हम आगे बढ़े तो द्रवेंद्रिय में जो निवृत्ति है, उपकरण है। अब निवृत्ति को अगर हम देखें तो जो पुद्गल वाली निवृत्ति है, मतलब बाह्य निवृत्ति है, राइट, वो तो अचेतन है, लेकिन जो अभ्यंतर निवृत्ति है वो चेतन है ना। तो 3 चेतन चीजें हमने देख ली, अभ्यंतर निवृत्ति, लब्धि और उपयोग। मतलब ये जीव का पार्टिसिपेशन है। बाकी उपकरणों में दोनों उपकरण, अभ्यंतर और बाह्य उपकरण, ये दोनों क्या है, अचेतन। तो एक ये भी चीज है जो हमको समझी, मतलब हम समझ सकते हैं। इस चार्ट से थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति, जो हमें मति ज्ञान की शक्ति मिली है, उसको क्या कहेंगे, हम लब्धि कहेंगे। इस शक्ति का प्रयोग, ये जो कैपेबिलिटी मिली है, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, उपयोग कहलाती है। इस उपयोग में सहकारी साधन, मतलब कौन कौन सी, इस जो हम यूज कर रहे हैं, जो कैपेबिलिटी हमें मिली है, उसमें हमको क्या क्या चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या उसके सपोर्टिंग अपैरेटस हैं, तो उसको कहेंगे हम द्रव्येंद्रिय। और द्रव्येंद्रियों के लिए सहकारी क्या है, उपकरण, है ना। तो ये पूरी एक एक इस तरह से हम इस बात को अच्छे से बिठा सकते हैं। अब गाथा नंबर 166, ये भी हमारे सिलेबस में है, बहुत इजी है। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह यानी द्रव्येंद्रिय हो और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। और इनके भी अवान्तर भेद हैं, तो वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस पूरी गाथा में जो हमको बात पकड़नी है वो ये है कि जब भी जीव कि इंद्रिय, सपोज 3 इंद्रिय वाला जीव, राइट, तो इंद्रियों की शुरुआत हमेशा स्पर्श इंद्रिय से ही होती है। मतलब जीव का चॉइस हो ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। जब भी कोई जीव इंद्रियों को ग्रहण करेगा, उसका सीक्वेंस हमेशा ये ही रहेगा कि जब भी कोई एक इंद्रिय जीव होगा तो उसके पास चॉइस नहीं है कि भाई 5 इंद्रियां कोई सी भी ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा स्पर्श इंद्रिय ही उसको मिलेगी। 2 इंद्रिय कोई जीव बना तो उसको स्पर्श और रस इंद्रिय ही मिलेगी। इसी तरह हम बाकी 5 इंद्रियों में भी लगा लेंगे। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है, स्पर्श इंद्रिय का कभी भी हमको बिछोह नहीं होता। अनादिकाल से अगर हम किसी एक इंद्रिय का हमको ज्ञान है, किसी एक इंद्रिय का बहुत गहरा संस्कार है, तो वो है हमारी स्पर्शन इंद्रिय। और इसके भी भेद हैं। इसके भी भेद जब हम देखते हैं तो पंचेंद्रिय में देखा हमने संगी और असंगी, 2 तरह के हमने इसके भेद देखे। अब इंद्रिय मार्गणा के भेदों का स्वरूप बहुत सिंपल है, एक एक बार पढ़ लेते हैं, हमको अच्छे से मालूम है। एकेंद्रिय मतलब जिसके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्शन संबंधी ज्ञान हो। तो देखिए, लब्धि और लब्धि के साथ साथ उपयोग और उपयोग के साथ साथ उपकरण, राइट, ये सब बातें आ गई इस परिभाषा में। जिनके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह हो, बाह्य चिन्ह मतलब वो उपकरण दिखाई दे रहे हैं, और स्पर्श संबंधी ज्ञान हो। अब ज्ञान में दोनों चीजें आ गई, लब्धि और उपयोग दोनों आ गए, उसे एकेंद्रिय कहते हैं। द्विइंद्रिय किसे कहा, एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में ये हम परिभाषाएं बिठाते जाएंगे। जिनके स्पर्शन रसना रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श रस संबंधी ज्ञान हो, उन्हें 2 इंद्रिय कहते हैं। 3 इंद्रिय त्रिइंद्रिय जिसके स्पर्शन रसना घ्राण रूप बाह्य चिन्ह हो
और स्पर्शन रसगंध संबंधी ज्ञान हो उन्हें त्रिइंद्रिय कहते हैं। जब पाठशाला में मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को ये सीक्वेंस, बहुत सारी चीजों का बच्चे इधर उधर सीक्वेंस करके बोल देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जब इंद्रिय सीखेंगे तब तक उनको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसा ही सीक्वेंस उनको लर्न होना चाहिए। तो ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि इनका सीक्वेंस क्यों याद रखना है, क्योंकि उसी हिसाब से हमको जीवों को भी बिठाना है। मतलब जो इंद्रियों का सीक्वेंस है वो यही है। चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय की भी बिल्कुल वैसी ही परिभाषा है। अब इनके एग्जाम्पल भी लिखे हैं और किस विषय का ज्ञान कराती हैं वो भी लिखा है, हम एग्जाम्पल जरूर देख लेंगे। तो एक इंद्रिय का बाह्य चिन्ह, द्रवेंद्रिय स्पर्शन, किस चीज का ज्ञान कराते हैं, विषय क्या है, स्पर्श। उदाहरण क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। दो इंद्रिय के एग्जाम्पल है लट, जितने भी छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो कि क्राउल करते हैं, जो हमारे अनाजों में पड़ जाते हैं, वो लट कहलाते हैं। शंख, सीप, केंचुआ, जोंक आदि। तो जितने भी ये शेल्स होते हैं पानी में, समुद्रों में जो मिलते हैं, वो केंचुआ अथवा हम जानते हैं, जोंक, लीच, ये सब हमको पता है। त्रिइंद्रिय चींटी, जू, लीक, खटमल, बिच्छू आदि। आई होप आप सबको इनके मीनिंग्स पता हो। जू, लीक जो बालों में कीड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं, तो खटमल बोलते हैं बेड बग को। चतुरिंद्रिय मच्छर, भौरा, मक्खी, तितली, डांस, पतंग आदि, जितने भी उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं वो सब कितने हैं, चतुरिंद्रिय। उनकी 4 इंद्रियां पाई जाती हैं। और पंचेंद्रिय में चारों गति के जीव आ जाते हैं, मनुष्य, देवनार की, पशु पक्षी सारे। अब गाथा नंबर 167। एक इंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, शेष जीवों के क्रम से रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत बढ़ जाते हैं। बात हमने ऑलरेडी देख ली, समझ ली है ना, उसी का ये डिटेल दिया हुआ है, पिक्चर्स भी बने हुए। अब गाथा नंबर 168, ये भी बहुत इजी है। एक इंद्रिय के स्पर्शन, द्विइंद्रिय की रसना, त्रिइंद्रिय की घ्राण का, हाँ ये सिंपल नहीं है, इसका विषय थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और समझने लायक भी है। तो एक बार यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसको चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं आचार्य देव। एक इंद्रिय के स्पर्शन, द्विइंद्रिय की रसना, त्रिइंद्रिय का घ्राण का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र क्रम से 400 धनुष, 64 धनुष, 100 धनुष प्रमाण है। चतुरिंद्रिय के चक्षु का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 2954 योजन है और आगे असंगी पर्यंत विषय क्षेत्र दूना दूना बढ़ता गया है। असैनी के श्रोतेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 8000 धनुष प्रमाण है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इसको हम चार्ट से देख लेते हैं। और उसी गाथा के कंटिन्यूएशन में ये गाथा है जहां संगी जीवों के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र की बात है। तो इस बात को अब हम ये वाला चार्ट खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो उत्कृष्ट इंद्रियों का विषय क्षेत्र, मतलब इंद्रियों की रेंज क्या है ना, अर्थात एक एक इंद्रिय कितना जान सकती हैं, कितने दूर की चीज जान सकती हैं, इंद्रियों के द्वारा कितने दूर तक का विषय ज्ञात हो सकता है। ये दो गाथाएं इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। जो बातें वर्ड्स में लिखी थी वो यहाँ नंबर्स में लिखी है ना। तो यहाँ इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, और यहाँ पे वो जीव है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी, है ना। तो स्पर्शन, अब यहां से देखिए असैनी पंचेंद्रिय तक जो यूनिट है वो धनुष में है और संगी पंचेंद्रिय की यूनिट योजन में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, एक धनुष में होते हैं 5 फीट, राइट। तो अब हमको उसको थोड़ी सी भावभासना हो जाएगी। एक धनुष में होता है 5 फीट, ठीक है। 5 फीट से भी मल्टीप्लाई करके फीट में भी देख सकते हैं और हम देख सकते हैं मीटर्स में। तो एक धनुष में 1.5 मतलब 1.5 मीटर भी होते हैं। तो जैसे भी हम इसको समझने की कोशिश करें, एक धनुष में 1.5 मीटर या 5 फीट। और एक योजन में हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसकी रियल वैल्यू जो हम जिन यूनिट्स में इन डे टू डे लाइफ डील करते हैं उससे हमें विजुलाइज हो जाए। अब समझेंगे कि क्या है। तो स्पर्शन इंद्रिय की रेंज, मतलब कोई स्पर्शन इंद्रिय का जब विषय होगा वो एक इंद्रिय के लिए 400 धनुष तक की उसकी लिमिट है। कोई एक इंद्रिय जीव 400 धनुष तक की, 400 धनुष
या 600 मीटर। 1.5 400 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 600 मीटर्स। एक इंद्रिय जीव 600 मीटर्स तक, मतलब मोर देन हाफ अ किलोमीटर तक का स्पर्शन का ज्ञान कर सकता है। कैसे, वो हम अभी आने वाले हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे कर सकता है। पॉसिबल तो नहीं लगता, देखने को तो नहीं मिलता, पर हमें देखने को मिलता है। ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। दो इंद्रिय जीव स्पर्शन के कितने कितने दूर तक को? 800 मीटर्स, मतलब 800 का 1.5 टाइम कितना हो जाएगा? 1200 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर। तो दो इंद्रिय कोई जीव है, उसको टच सेंस की उसकी कितनी रेंज है? 1.2 किलोमीटर के दूर तक की कोई चीज है, वहां तक की कोई चीज उसके टच का उसको उसके टच का उसका सेंस हो सकता है। तीन इंद्रिय में इसका डबल हो गया। देखिए डबल हो रहे हैं, 400, 800, 1600, 3200, 6400। ठीक है, इसको हम एक एक करके नहीं समझेंगे, बस ये समझ लेंगे असंगी पंचेंद्रिय तक डबल हो रहा है उनकी रेंज जो है। किसकी? स्पर्शन इंद्रिय की। अब रसना इंद्रिय की, एक इंद्रिय हो तो रसना नहीं होती ना, तो वो ब्लैंक है। कहां से शुरू करी? 64 धनुष से शुरू करी। कोई दो इंद्रिय जीव 64 धनुष तक की, इसका 1.5 टाइम कितना होगा? मैंने कैलकुलेट करके लिखा नहीं, 32 ऐड कर देंगे, 6 and 9, 96 मीटर्स तक की चीज को टेस्ट कर सकता है ना? कितनी अजीब सी बात है। और फिर ये भी डबल होती जा रही है, 128, 256, 512। अब कोई तीन इंद्रिय जीव है जिसको घ्राण का मतलब स्मेल का सेंस जो होगा वो 100 मीटर तक की 100 धनुष का मीटर में करेंगे तो 150 मीटर, है ना? 150 मीटर तक की चीज को कोई तीन इंद्रिय जीव स्मेल कर सकता है ना? फिर चतुर्इंद्रिय को डबल में आए तो डबल कर दिया उसकी रेंज को, और असंगी पंचेंद्रिय पे आए तो उसको भी डबल कर दिया, मतलब 400 धनुष तक की चीज को असंगी पंचेंद्रिय जीव स्मेल करके पता लगा सकता है। चक्षु इंद्रिय की जब बात करेंगे तो यहाँ पे योजनों में है यूनिट इसकी, है ना? अब धनुष में नहीं है। चक्षु इंद्रिय का यूज, देखने का यूज, कोई चतुर इंद्रिय कितनी योजन तक का कर सकता है? 2954 योजन मल्टीप्लाइड बाई, अगर 12 कर देंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। इतने किलोमीटर तक की दूर की चीज देखी जा सकती है। और असंगी पंचेंद्रिय की उससे डबल कर देंगे, ठीक है ना? मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 5908 योजन आ जाए। अब कर्ण इंद्रिय, श्रोत या कर्ण इंद्रिय की असंगी पंचेंद्रिय की रेंज है 8000 ऑफ व्हाट? धनुष ही है ये, क्योंकि इसके आगे योजन नहीं लिखा ना, ऊपर धनुष लिखा है, तो ये धनुष में है। ठीक है, इतने दूर तक की चीज वो सुन सकता है। तो ये तो हो गई असंगी पंचेंद्रिय तक की। संगी पंचेंद्रियों का योजन में है सीधा सीधा। स्पर्शन की रेंज 9, रसना और घ्राण की भी 9 है। चक्षु की बहुत ज्यादा है, राइट? चक्षु की 47,263, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 12, इट इज अ ह्यूज नंबर। संगी पंचेंद्रिय को इतने दूर की चीज दिखाई दे सकती है, और श्रोत इंद्रिय का 12 योजन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहने का, ये पूरी बात पढ़ने का हमको फायदा क्या होगा। हमको फायदा ये हुआ कि जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जिसको हम जानते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाते कि ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। देखिए अब हम सोचें, 400 धनुष तक का कोई एक इंद्रिय जीव है, उसको स्पर्शन कैसे हो सकता है, राइट? इसके लिए आगे की बहुत सुंदर गाथाएं हैं जिसमें खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन है इसी का ही। अगले पेज पे मैं खोलती हूँ, तब मैं आपको एग्जाम्पल से बता पाऊंगी। क्या इंद्रियां छूकर जान, पहले पूरा इसका मैकेनिज्म पता करते हैं कि कोई चीज हमको पता कैसे चलती है। तो दो तरह से इंद्रियां जानती हैं, एक तो छूकर और एक बिना छूकर, जिसको हम सन्निकर्ष भी कहते हैं। जो वर्ड हमने परीक्षा मुख में भी पढ़ा है ना? सन्निकर्ष, प्राप्यकारी ज्ञान और अप्राप्यकारी। तो चक्षु इंद्रिय और मन बिना छुए ही वस्तु को जानते हैं, लेकिन शेष 4 इंद्रियां पदार्थों को स्पर्श कर और बिना स्पर्श कर दोनों प्रकार से जानती है। देखिए चक्षु इंद्रिय
छूकर मतलब कोई, जैसे ये लैपटॉप मुझे दिखाई दे रहा है तो ये लिटरली आके मेरी आंखों को टच नहीं कर रहा है, ये मैं दूर से ही मैं इसको देख पा रही हूँ। और मन भी बिना छुए ही जानता है। बाकी 4 इंद्रियां जो है वो बिना स्पर्श करे, बाकी 4 इंद्रियां स्पर्श करके जानती। कैसे? जैसे मुंह में कोई पदार्थ हम खाते हैं तभी उसका टेस्ट आता है। कोई चीज हमारी स्किन से जब तक टच नहीं होती, जब तक हमको पता नहीं चलती है ना। टच के 8 विषय ना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम और रूखा, चिकना, और एक और कौन सा मिस कर रही हूं मैं, ये जो भी है, हाँ, भारी, हल्का। अनलेस वी डोंट गेट इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पदार्थ वी डोंट नो। तो स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण मतलब शब्द, ये 4 जो सेंसेस का मैकेनिज्म है, ये कैसा है कि जब तक ये टकराए ना, सन्निकर्ष ना हो, तब तक हम नहीं जानते हैं। और इंद्रियां और मन जो होती हैं वो बिना छुए ही जानती है ना। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ। अब क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव से, कि हम आपके वर्तमान में जो सामान्य ज्ञान है वह प्राप्यकारी या छूकर जाने वाला ज्ञान है, परंतु किसी जीव के विशेष क्षयोपशम से वह बिना पदार्थों के स्पर्श से भी पदार्थों को जान सकता है, जैसे चक्रवर्ती आदि का इंद्रिय ज्ञान। तो ये जिस चीज की हमने बात की है वो तो कॉमन है, वो सब जीवों के लिए कॉमन है। लेकिन कोई जीव का क्षयोपशम विशेष हो तो वो बिना स्पर्श से भी पदार्थों को जान सकता है। ये स्पेशल सुपर पावर की बात नहीं है, ये क्षयोपशम की बात है। ये रिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। चक्रवर्ती की रिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती का क्षयोपशम इतना होता है वो बिना छुए भी, और सिर्फ चक्रवर्ती का नहीं, हर जीव का, हर जीव में से, मतलब एक इंद्रिय जीव भी हो सकता है, उसका हो सकता है क्षयोपशम का उघाड़ इतना हो कि वो बिना छुए भी, है ना, स्पर्शन, रसना, इन सब के विषयों को वो जान सके। तो इसी बात को, हाँ, इसी बात को गाथा नंबर, ये जो गाथा है ना, ये धबला से है एक्चुअली। ये गाथा जीवकांजी की नहीं है, ये धबला की। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए कि चक्षु रूप से अस्पृष्ट ही ग्रहण करती हैं, और च शब्द से मन भी अस्पृष्ट मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट वस्तु को ग्रहण करता है। शेष 4 इंद्रियां अपनी अपनी इंद्रियों में नियमित और स्पष्ट मतलब टच करके ही ग्रहण करती हैं। तो इसी बात का धबला का एक एक्सप्लेनेशन है। अब हम एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो इसके मैंने जब इसके लेक्चर्स जब मैं सुन रही थी विकास जी भैया के, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई बड़ा सा ट्री है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 400 धनुष या 600 मीटर तक की उसकी रेंज है। तो ये बात हमको पता चलती है कि जो ट्री की रूट्स हैं, राइट, ट्री तो यही है, रूट भी लेट्स से 5-7 मीटर के दायरे में, है ना। लेकिन उस ट्री को स्पर्शन इंद्री का इतना ज्ञान, उसका इतना क्षयोपशम होता है कि उसको पता होता है कि नीचे नीचे कोई एक पानी की झीर, जिसको कहते हैं हम, कोई पानी का सोर्स है अंडरग्राउंड। इट कैन सेंस दैट, और उसकी रूट्स उस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, राइट। अगर वो उसकी रेंज के अंदर है, लाइक 600 मीटर्स तक की रेंज उसकी है, तो ये बात हमको दिखाई देती है, समझ में आती है, राइट। कि पानी की तरफ, पानी के सोर्स की तरफ जो है वो वृक्षों की जो ट्रीज की रूट्स हैं उस तरफ ग्रो करती हैं। वो पानी को टच नहीं की हैं अभी, लेकिन उनको उसका क्षयोपशम उस एक इंद्रिय जीव का इतना है, इट कैन सेंस, उसके स्पर्शन इंद्रिय में इतनी शक्ति है, इट कैन सेंस कि इस डायरेक्शन में पानी का सोर्स है, और वो उस तरफ बढ़ती जाती है। सो इट इज, हमें ये देखने में मिलता है, राइट। ये, या आप देखेंगे अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आपने लगा रखा है, लेकिन अगर किसी एक ही दिशा में धूप आती है, राइट, तो पूरा प्लांट उस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है उस धूप को और पाने के लिए। जबकि वो हो सकता है धूप थोड़ी और दूर हो उससे, लेकिन उसको पता है कि इस डायरेक्शन से धूप मिल सकती है। तो ये हम देखने में आ जाता है। चींटी है, चींटी अनलेस शुगर को, मतलब शुगर उसने चखी नहीं है लेकिन कहीं है घर में, है ना, तो वो अपने आप उस डायरेक्शन में, आंखें नहीं है उसके पास, है ना, उसके पास घ्राण इंद्रिय, 3 इंद्रिय होती है ना, तो उस डायरेक्शन में कैसे वो पहुंच जाती है, जबकि वो तो उसने चखी नहीं है अभी, मतलब अनलेस वो चखे ना, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ शक्कर है, बट इट हैज दैट सेंस सो दैट इट मूव्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो ये
पाई जाती हैं, इतनी इनकी रेंज है। इसमें कोई बड़ी मतलब भारी आश्चर्य की बात नहीं है जो हम ये रेंजेस बता रहे थे उनमें। अब यहाँ पे एक जो चक्षु का विषय आया है ना, 47,263 7/20, इसकी बहुत सुंदर एक कहानी भी है। और कहानी तो नहीं मतलब फैक्ट है वो, कि जो इतने दूर तक के विषय को चक्षु इंद्रियां अपना विषय बना सकती हैं। तो जो एक आता है ना उल्लेख की चक्रवर्ती को, मैं वो गाथा ही खोल लेती हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चक्रवर्ती द्वारा सूर्य विमान में जिन बिंब का दर्शन, भरत चक्रवर्ती जो है वो सूर्य के विमान में, जो वहां पर देवों के विमान है, देवों का जो विमान है सूर्य, उनमें जो देवों के भवन है, उन भवनों में चैत्यालय है, उन चैत्यालयों में भी जिन बिंब विराजमान है। तो एक ऐसा टाइम पर्टिकुलर आता है, कब आता है वो, ये लिखा है, ये लिखा है ना, कर्क संक्रांति को जब 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है, तब चक्रवर्ती अयोध्या में अपने महल की छत से निषद पर्वत पर उदित सूर्य के विमान में जिन बिंब का दर्शन करते हैं। और ये जो रेंज लिखी है ना, ये इतनी ही है। ये देखिए निकाल के कैलकुलेट करके लाए ना, 47,263 7/20 योजन। ये कैसे निकाली है, इसका पूरा पूरा डिटेल है। ये जो एक येलो डॉट पे यहाँ खड़े हुए हैं चक्रवर्ती, और इसकी ये इतनी दूरी पर यहाँ पे सूर्य का विमान है, और वहां पर उनको जिनबिंब के दर्शन हो जाते हैं। तो ये वाली जो रेंज है ये मैक्सिमम है कि कोई जीव इतनी दूर की चीज देख सकता है क्लैरिटी के साथ, है ना? तो ये इस पूरी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब हम चलते हैं आगे गाथा नंबर 170 पर। 170 पर नहीं है हमारे सिलेबस में, उसी का ही डिटेल है। गाथा नंबर 171, एक सेकंड कोई मुझे याद दिलाएगा ये गाथा हमारे सिलेबस में है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। नहीं है ये गाथा है हमारे सिलेबस, हाँ नहीं है। एक बार जस्ट देख लेते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। इनके साइज जो है ना, ये देखिए, जो इंद्रियां है ना, भावेंद्रियां, निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति, जो आत्मा के प्रदेशों का जो शेप एंड साइज है, वो केवल ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का नहीं है, लेकिन उसको उसको बताया है कि जो चक्षु इंद्रिय है उसका मसूर के समान चक्षु इंद्रिय का शेप होता है। मतलब जो एक्चुअल इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, जहां पे जानने देखने का काम हो रहा है, वो कितनी है, मसूर कितनी है, एग्जैक्टली साइज नहीं है, शेप की बात है। ये कैसा शेप है उसका, मसूर की जो दाल है पिक्चर में दिख रही है ना, वैसे शेप की चक्षु इंद्रिय हमारी एक्चुअल जहां पे काम हो रहा है। और श्रोत इंद्रिय मतलब कर्ण इंद्रिय कैसी है, जव की नाली, ये जो जव है, जो बार्ले का सीड होता है, उसके जो ग्रूव होता है सीड में, वैसे शेप की हमारी श्रोत इंद्रिय की रचना है। फिर तिल के फूल के समान घ्राण इंद्रिय, जो शेप है ना बेल शेप, ऐसा हमारा स्मेल सेंस, जो रियल स्मेल मतलब जो अभ्यंतर निवृत्ति जो है वो इस शेप की है। और जो टेस्ट सेंस है हमारी, वो खुरपा, ये जो दिखा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, औजार जो दिख रहा है, उसके शेप की होती है। और स्पर्शन इंद्रिय के अनेक आकार हैं, जैसा शरीर होता है वैसा उसका आकार होता है। तो ये हो गई बात। अब हमारे सिलेबस में है गाथा नंबर 176। सो लेट्स गो टू गाथा नंबर 176। ये पूरा कैलकुलेशन है कि कितना साइज होता है इनका। अपन ने आकार देखा था ना, तो अपन साइज 176 177 दो गाथाएं हैं, है ना। और उसके पहले की ये वाली बहुत नहीं, अतीन्द्रिय जीव सिद्ध भगवान जो है, इंद्रियां उनके नहीं होती हैं, ये वाली गाथा है 176 वाली। अपने को है 176, ये कैलकुलेशन वाली ये गाथा है जिसको हम समझ लेते हैं, मोटा मोटी है। संसार राशि में से त्रस राशि को घटाने पर जितना शेष रहे उतने ही एक इंद्रिय जीव है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अब हमको 1 2 3 4 में तो ये काउंटिंग हमको समझ में आने वाली है नहीं, है ना, इतनी बड़ी राशि है। तो कैसे निकालें एक इंद्रिय जीव कितने हैं,
तो कहा संसार राशि जितनी है उसमें से त्रस राशि को हटा देंगे। जितने जीव हैं संसार में टोटल, उसमें से त्रस जीवों को हटा देंगे तो एक इंद्रिय जीव निकल आएंगे। अब एक इंद्रिय जीवों की राशि में संख्यात का अगर भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण अपर्याप्तक है और शेष बहुभाग पर्याप्तक जीव है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी है और उसको समझने से बहुत सारी चीजों की हमारे को क्लैरिटी होती है। सर्वजीव ऊपर दे दिया, दो तरह के, संसारी और मुक्त। इनकी जो साइज है ना उससे पता चलता है हमको कि किसका कितना, मतलब बड़ी कौन संख्या, संसारी जीवों की संख्या बड़ी है, मुक्तों की छोटी है। एक समझने के लिए दे दिया। फिर संसारी जीवों में शेष तो थोड़े से हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जीव जो है वो है एक इंद्रिय, है ना। अब एक इंद्रिय में भी पर्याप्त और अपर्याप्त का क्या रेशियो है, तो कहा बहुभाग तो है पर्याप्त और अपर्याप्त एक इंद्रिय है वो है एक भाग। कैसे समझेंगे, जैसे 100 है, लेट्स से एक इंद्रिय कितने हैं 100 है, तो पर्याप्त कितने हैं उसमें से बहुभाग, लेट्स से 80% है पर्याप्त, राइट। और अपर्याप्त हैं कितने, एक भाग, मतलब 20%। तो 1 पार्ट अपन ने अपर्याप्त का लिया और मेनी पार्ट्स लिए हैं पर्याप्त के, है ना। ये बात हमको यहाँ पर समझनी है। तो एक इंद्रिय में कितनी अमेजिंग बात है, पर्याप्त जीव ज्यादा हैं, अपर्याप्त बहुत थोड़े हैं एक इंद्रिय जीवों में। और त्रसों में इसका उल्टा है। ये देखिए इसी को चार्ट में फिर से बता दिया इसी बात को। संसारी जीव कैसे निकालेंगे, पूरे जीव राशि माइनस मुक्त राशि, मुक्त जीवों को निकाल दिया तो संसारी जीवों की राशि निकल आई। संसारी जीवों में से और एक इंद्रिय निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल संसारी जीवों में से त्रस जीव निकाल देंगे तो आ जाएंगे अपने एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय में अपर्याप्त एक इंद्रिय कितने हैं, एक भाग। कैसे निकाला, एक इंद्रिय जीवों को मल्टीप्लाई किया संख्यात से, तो एक भाग 1 पार्ट है अपर्याप्त और मेनी पार्ट्स हैं पर्याप्त। इस बात को हम समझ लेंगे। और 177 गाथा भी हमारे सिलेबस में है, ये देख लेते हैं। एक इंद्रिय जीवों के सामान्य से दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। तो ये हम बात जीव समास में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे उसका फिर से उल्लेख है। तो एक इंद्रिय जीव सामान्य से दो तरह के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। इसमें भी प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के दो दो भेद होते हैं। ये भी हम देख के आए हैं कि जो बादर है वो पर्याप्त बादर अपर्याप्त बादर तरह से हैं, और सूक्ष्म है वो भी पर्याप्त और अपर्याप्तक के दो भेदों में है। इस प्रकार एक इंद्रियों की 6 राशियों की संख्या का क्रम काय मार्गणा में कहेंगे, वहां से ही समझ लेंगे। अब ये बात हमको नहीं देखनी है, इस बात को हम एक छोटे से चार्ट से और देख लेंगे और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो काय मार्गणा, ठीक है। और ये वाली हमारी गाथा यहीं, मतलब ये वाली मार्गणा यहीं पे समाप्त हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि एक इंद्रिय जीवों में असंख्यात भाग प्रमाण बादर होते हैं और असंख्यात बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। ये 176 गाथा में, इसके और पहले की गाथा में आया था। अभी हमने क्या देखा था, कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। पर्याप्त ज्यादा है एक इंद्रिय, अपर्याप्त कम है, राइट। अब पर्याप्तों में भी अगर हम देखें, बादर को देखें, है ना, बादर को देखें, अगर बादर एक इंद्रिय की बात करें तो बादर एक इंद्रिय जो है एक भाग है। बादर इंद्रिय एक इंद्रिय क्या है, कम है, और सूक्ष्म एक इंद्रिय ज्यादा है। बहुभाग है सूक्ष्म एक इंद्रिय, कोई से भी ले लेंगे, और बादर एक इंद्रिय जो है वो एक भाग है। अभी हमने क्या देखा था, पर्याप्त बहुभाग है, अपर्याप्त एक भाग है ना। पर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त कम है। लेकिन अगर बादर सूक्ष्म में देखें कि कौन से ज्यादा है, तो बादर कम है, सूक्ष्म ज्यादा है। ठीक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी इंद्रिय मार्गणा यहाँ पे खत्म हो गई है। अब चलते हैं हम अपनी आगे वाली मार्गणा पे, जो कि है काय मार्गणा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और टेक अ सेकेंड टू ओपन इट। मे बी सी एक क्वेश्चन था इसमें
जी। जो आई थिंक 168 169 में आया है, टच वाली जो बात आई है कि हाँ हमने स्मेल का जैसे बात किया कि वो चीटी कर लेती है, तो हाँ। वैसा कोई साइंस में भी कोई चीज आई है क्या कभी आपके जो सामने आई हो कि क्या टच हो रहा है? क्योंकि कर्ण का मैं ऐसा रिलेट कर पा रही हूँ कि शायद साउंड वेव्स होती हैं, हाँ शायद उनका रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में भी टच तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, साउंड वेव्स टच हो रही है ना, साउंड वेव्स टकरा रही है ना आपकी साउंड पिन्ना वेव्स पे, हो रही ड्रम है, पे। हाँ। हाँ, साउंड वेव्स। हम्म। तो आपका एक क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, मुझे तो समझ में नहीं। सिमिलरली मुझे लगा कि साउंड वेव्स शायद टच के फॉर्म में ईयर में जैसे हम कर सकते हैं, वैसे ही स्मेल में ऐसी कोई चीज है क्या? हाँ, स्मेल में भी है ना। स्मेल में भी जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अपन ने भोजन बनाया और भोजन की जो हमको खुशबू आई, घर में एंटर होते ही बच्चे बता देते हैं आज मम्मा पनीर बना रही है, या आज मम्मा कोई स्वीट बना रही है ना। तो वो जो खुशबू आई घी की, या खुशबू आई जो काजू की ग्रेवी के सिकने की, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी नोज को हिट कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि वो लिमिटेड होती है इसलिए थोड़ी देर बाद चली भी जाती है वो स्मेल, राइट। ऐसा नहीं कि वो आती रहे कुछ, वो लिमिटेड उतनी ही उड़ती है। कई बार होता है कि खिड़की खुली है, मुझे जो स्मेल आ रही है हो सकता है मेरे हस्बैंड थोड़ी 2 मीटर की दूरी पे बैठे, उन्हें नहीं आ रही हो। वो सन्निकर्ष है। इट इट गेट्स इनटू द कॉन्टैक्ट। यही पूछ रहे थे ना आप? हाँ, ठीक है। अब काय मार्गणा। Yes, yes. अगली मार्गणा है काय मार्गणा। तो काय मार्गणा का सिलेबस है हमारा 191 से 197 और 201 से 203, है ना। लेकिन काय मार्गणा की जो शुरुआत है वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम जरूर देखेंगे उसको, शुरू से ही देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे और पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो भी देखेंगे। तो थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। गाथा नंबर 188 ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको अगर काय मार्गणा पढ़नी है, समझनी है, तो यहाँ से एक एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं ताकि पूरी पिक्चर हमारे को क्लियर हो। जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय को जिनमत में काय कहा है। 6 भेद हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। अब जब हम काय मार्गणा पढ़ रहे हैं तो हमको काय का मतलब जो औदारिक शरीर से हमारी रचना बनी है उसमें जीव की खोज नहीं करनी है। काय का मतलब औदारिक शरीर यहाँ नहीं है ना। यहाँ क्या लिखा है? जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय को, मतलब और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो त्रस नाम कर्म का उदय है ना, नाम कर्म, शरीर नहीं कहा है ना, किस नाम कर्म के उदय से? त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय को, है ना। तो या तो हम पर्याय से खोज कर रहे हैं जीव की, या परिणाम से कर रहे हैं, वो हमने मार्गणा की डेफिनेशन में देखा था, है ना। तो इस पर्याय को जिनमत में काय कहा है। तो काय मार्गणा का जब हम समझेंगे तो काय का मतलब उसके शरीर, काय का जनरल मीनिंग तो शरीर ही लेते हैं, राइट। लेकिन शरीर की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर नाम कर्म के उदय से होने वाली जो त्रस और स्थावर पर्याय है ना जीव की, उसको बेस में रख के हम यहाँ जीव की खोज कर रहे हैं। और इनको बेस में रखेंगे त्रस और स्थावर नाम कर्म के पर्याय को, तो 6 तरह के ये जीवों के भेद हमको मिलते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 हो गए स्थावर, राइट, और एक त्रस। तो इस तरह से षटकाय के जीव जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं या बहुत सारी जगह षटकाय के जीव। संयम पढ़ते हैं ना, 5 इंद्रिय और मन का संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो प्राणी संयम में जब जब हम पढ़ेंगे कि षटकाय के जीवों की हानि से बचना, षटकाय के जीवों की हिंसा से बचना, तो षटकाय के जीव कौन से हैं? ये हैं षटकाय के जीव: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। 6 ये हमने इधर देख लिया। पृथ्वी अप यानी जल, है ना, अप का एक
कहीं लिखा मिलेगा तो उसका मतलब हम समझ लेंगे जल। तेज कायक मतलब अग्नि, है ना, ये सिनोनिम्स हैं इनके। वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने पृथ्वी आदिक नामकरण के उदय से अपने अपने योग्य रूप रस गंध स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदिक में बनता है। ये बहुत अच्छी सी यहाँ एक चीज निकल के आती है कि जितने 5 स्थावर हैं, इन सब में इनके जो शरीर बनते हैं उन सब में स्पर्श रस गंध वर्ण वाली शक्तियां होती हैं। पुद्गल के ये गुण है, राइट। अब हम कहें कि जल है, जल का एक कोई जीव है, जल का एक कोई चीज है, उसमें रस नहीं है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, वर्ण तो चलो हमने ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा दिखे हमने मान लिया, तो भाई आपके ज्ञान में नहीं आ रही है वो चीज, आपका ज्ञान नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन हर परमाणु में ये पूरी क्वालिटीज पाई जाती हैं। हर पुद्गल परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है ना। ये इस बात को बताने के लिए ये वाली गाथाएं हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होना चाहिए। अब जैसे पृथ्वी मतलब अर्थ, है ना, इसके 4 टर्मिनोलॉजी दे दी। पृथ्वी भी कह दिया, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड से उस चीज को हम डिनोट करते हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अनलेस हमें पता नहीं हो, हमको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। पृथ्वी जहां जहां लिखा है ना, वो एक कॉमन नेम है, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में। तो पृथ्वी मतलब सामान्य पृथ्वी। पृथ्वी जीव मतलब जब कोई जीव नए जन्म लेता है, नया गति में जाता है, तो पहले समय से ही उसको जिस नाम कर्म का उदय होता है, मतलब विग्रह गति का जीव है वो, अभी उसके पास अभी शरीर नहीं है, सिर्फ जीव है, उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। विग्रह गति समझते हैं ना, हम एक गति छोड़ के दूसरी गति में जब जीव जाता है तो 1 2 3 समय, मैक्सिमम 3 समय तक उसकी जो अवस्था होती है, जो उसका ट्रैवलिंग होता है, वो विग्रह गति कहलाती है। फिर वो उसको जहां जन्म लेना होता है वो वहां जाके जन्म ले लेता है। तो वो जीव जिसका भी शरीर नहीं बना है वो कहलाता है पृथ्वी जीव। पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से सहित जीव, जीव प्लस शरीर, ये जो अर्थ हम जो पॉट में मिट्टी देख रहे हैं, ये पृथ्वी कायिक है। इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी कायिक, मतलब जीव भी है और शरीर भी। पृथ्वी कायिक किसे कहेंगे? ऐसी बॉडी जिसमें से जीव निकल गया है, ऐसा पृथ्वी शरीर, है ना। ये जो गोल्ड का हमने ऑर्नामेंट पहना ना, ये सब पृथ्वी काय है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काय बची है, जीव इसमें से चला गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, हर जगह 6 कायों में इस तरह से इसको हम घटा सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या बचता है जो हमको समझना है? एक सेकंड दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। गाथा 181 पे था मेरा कि जो ये कह रहे हैं ना, जाति नामकर्म के अविनाभावी रस और स्थावर नामकर्म, जी, क्या जाति कर्म के अविनाभावी का मतलब मेरे को समझ में पूरा भाव भाषण नहीं हुआ कि क्या हाँ, कहने की कोशिश। अविनाभावी का मतलब है ये हो तो वो भी हो, मतलब कुछ चीज होती हैं जो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, राइट। ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा। अविनाभावी मतलब जो फॉलो करता हो। तो जाति नाम कर्म है मेन कर्म, ठीक है। उसकी अब ब्रांचेस हैं। अगर किसी जीव को जाति नाम कर्म का उदय है ना, तो उसको या तो त्रस जाति का उदय है या स्थावर जाति का उदय ओके, है ना। तो जाति नाम कर्म का जो अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म का जो उदय है, उससे होने वाली जीव की पर्याय को जिनमत में काय कहा। आप हर जीव को जाति नाम कर्म का उदय होना ही होना है, राइट। अब उस जाति नाम कर्म के उदय में या तो वो त्रस होगा, उसको फॉलो करती हुई, या तो त्रस पना उसके अंदर आएगा, त्रस जाति का होगा, 2 3 4 5 इंद्रिय, या वो स्थावर नाम कर्म का, मतलब 1 इंद्रिय का होगा। क्लियर? ठीक है। जी। अब हम गाथा नंबर 185 पे चलते हैं, जो कि हमने जब जीव समास पढ़ रहे थे तो बहुत सारे हमारे डेफिनेशंस जो हमने देखी थी वो यहाँ से थी। पृथ्वी कायक आदि जीव शरीर, पृथ्वी कायक आदि जीव बादर नाम कर्म के उदय से, बादर और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी कायक में भी अब समझने वाली बात है कि ये जो, क्योंकि हमने ये बात तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली थी ना
कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति में ही बादर और सूक्ष्म के भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म और भेद नहीं होते। प्रत्येक वनस्पति ऑनवर्ड्स सारे बादर ही होते हैं, उनमें सूक्ष्म नहीं भेद होते हैं, राइट। उसी बात को यहाँ रीइंफोर्समेंट है उसका कि पृथ्वी कायक आदि जो जीव होते हैं वो या तो बादर नाम कर्म के उदय से बादर होंगे या सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म। मतलब कहने की कोशिश की जा रही है कि जो पृथ्वी कायक जीव है वो बादर और सूक्ष्म दो तरह के होते हैं। बादर किसे कहते हैं? जो शरीर दूसरे को रोकने वाला हो अथवा जो स्वयं दूसरे से रुके उसको बादर कहते हैं। और जो दूसरे को ना तो रोके और ना स्वयं दूसरे के द्वारा रुके उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये बात हमको यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसमें हमारे पते की बात क्या है? वो ये है कि जिसको हम पृथ्वी कायक देख जान पा रहे हैं, जो मिट्टी है, जो पेबल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, ये सब पृथ्वी कायक हैं, राइट। अब इनमें जो हम देख पा रहे हैं ना, ये सारे बादर हैं। सूक्ष्म पृथ्वी कायक हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, ठीक है, क्योंकि ये बादर हैं। जो भी हम पृथ्वी कायक के नाम पे, अर्थ एलिमेंट के नाम पे जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हमारे जानने का विषय में आ रहा है, वो सब क्या है? ये बादर है। ये बादर पृथ्वी कायक हैं जो हमारे जानने में आ रहे हैं, राइट। और हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? पृथ्वी काय है। जितना भी फर्नीचर है वो तो डेफिनेटली वनस्पति काय है। बाकी जितने भी मिनरल से जो जो चीजें बनी है वो सब पृथ्वी काय है। तो ये हमारे मतलब की बात है। बादर और सूक्ष्म का हमने अर्थ देख लिया। अब गाथा नंबर 184 में देखते हैं, बादर और सूक्ष्म दोनों ही तरह के शरीरों का अवधारणा का प्रमाण। ओके, ये साइज है। साइज को छोड़ देंगे पहली लाइन को। ये बता रहे हैं दूसरी लाइन में कि जो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जितने भी पांचों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति है ना, इसके जो सूक्ष्म जीव हैं, हमको लगता है कि सिर्फ एयर है, राइट। हमारे वातावरण में सिर्फ वायु का एक सूक्ष्म जीव ही है। नहीं, पांचों तरह के साधारण वनस्पति के सूक्ष्म जीव भी ठसाठस यहाँ पर भरे हुए हैं पूरे एनवायरमेंट। लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय बनते नहीं है। उनसे हमको कोई बाधा नहीं, हमको कोई बाधा नहीं। इस तरह से ये बात यहाँ पर हमने देख ली। ये देखिए, ये जो हमने देखा था तिरस्कायक बादर ही होते हैं। यहाँ पर अलग से लिखा नहीं कि वनस्पति कायक में भी साधारण में ही सूक्ष्म बादर के भेद हैं, प्रत्येक में सूक्ष्म और बादर के भेद नहीं है। हाँ, अब गाथा नंबर 185 ये देख लेते हैं। ये भी रीइंफोर्समेंट है जो हमने पढ़ा है। स्थावर नामकर्म का अवान्तर विशेष भेद जो वनस्पति नामकर्म है उसके उदय से जीव वनस्पति होता है। मतलब कोई भी चीज आपको मिली है वो आपके उस नामकर्म के उदय से मिली है। तो स्थावर नामकर्म के उदय से स्थावर होते हैं जीव। और वनस्पति की स्पेशली बात है तो उनके दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। अब उनकी बात आ जाएगी। साधारण और प्रत्येक के भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ये पूरा इनका क्लासिफिकेशन है। साधारण जीव और प्रत्येक, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। किसके भेद पढ़ रहे हैं हम? ये वनस्पति कायक के। तो साधारण वनस्पति जो है एक शरीर के अनंत स्वामी है, इन्हीं को निगोदिया जीव भी कहते हैं। और ये सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। और प्रत्येक वनस्पति जो है एक शरीर का एक ही स्वामी होता है और दो तरह के होते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहे, है ना। प्रतिष्ठित वनस्पति का स्वामी, प्रतिष्ठित वनस्पति के शरीर का स्वामी तो एक ही जीव होता है ना, क्योंकि ये प्रत्येक है, राइट। लेकिन उसके शरीर के आश्रय से बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं, तो वो प्रतिष्ठित होता है। अप्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते वे अप्रतिष्ठित कहलाते हैं। अब यहाँ से भी नहीं है हमारे सिलेबस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा चरना नियोग है ना, उस पे हमारा विश्वास कब जमेगा? जब हमको इन गाथाओं का भाव भाषण होगा, जब इन गाथाओं का अर्थ क्या खाना, जो भक्ष अवक्ष का जो विवेक हम पालते हैं उसका बेस ये गाथाएं हैं। तो इनको हम जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से अपने उपयोग में इसको लाएंगे।
तो गाथा नंबर 186 क्या कहती है? जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद या स्कंद है, अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं, अथवा जो सम्मूर्छन है, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती। मतलब प्रत्येक वनस्पति का उत्पत्ति का आपका अपेक्षा बता रहा। वनस्पति, किस वनस्पति की बात चल रही है? ये चल रही है हमारी प्रत्येक वनस्पति की बात चल रही है, राइट। जितनी भी हमको हरी मतलब प्लांट के नाम पे हम जो भी जानते हैं वो प्रत्येक वनस्पति ही हमारे ज्ञान का कारण है, ज्ञान का विषय है। साधारण वनस्पति हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। तो उत्पत्ति का कारण मतलब ये हम जानते हैं ना कौन सी चीज किस पार्ट से उगती है। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जो रूट से उगती हैं, जैसे अदरक और हल्दी। कुछ हैं जो अग्रभाग या जिसको क्या कहते हैं हम, टिप जो होती फ्रंट, मतलब उसका टॉप होता ना, उससे उगती है। जैसे गुलाब की कल में लगाई जाती है ना, ऐसे स्लांट करके छोटे छोटे से उसके क्या क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, वो लगाते हैं। पर्व मतलब नॉट, मतलब जो शुगर केन है या आपका ये केन केन जो नॉर्मल बेंत है वो भी नॉट से उगती है। फिर अंडरग्राउंड स्टेम से पिंडालू, आलू ये सब उगते हैं। फिर कुछ स्टॉक से उगते हैं, पलाश या ढाक। फिर कुछ सीड से उगते हैं जैसे गेहूं या धान। कुछ सम्मूर्छन, सम्मूर्छन का मतलब वो नहीं है जो हम पढ़ के आए एक्चुअल सम्मूर्छन। सम्मूर्छन मतलब अपने आप उग जाती हैं ये घास वगैरह जो होती है ना, वीड्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारे उत्पत्ति के ये क्या है? कारण है। हम ये देखते हैं, राइट, इनका नॉलेज हमको है। सम्मूर्छन के लिए लिख दिया कि रूढ़ी से नाम है सम्मूर्छन, पर वो अपने आप उग जाती हैं एनवायरमेंट में, बारिश हुई और घास वास तो उगी जाती है। तो उस तरह से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। जिनकी शिरावही स्नायु, अब ये सब बहुत टिपिकल से वर्ड्स हैं, इन पे ना अपन देख के इनका ये देख लेते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। मतलब गूढ़ का मतलब है जो बाहर में नहीं दिखे, गूढ़ मतलब छिपी हूं जो। जिनकी शिराएं मतलब जो लंबी लंबी लकीरें जो दिखाई देती, जैसे क्यूकम्बर पर, ककड़ी पर जो लकीरें दिखाई देती हैं उनको क्या कहते हैं? शिरा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमको ये टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि कब ये भक्ष है और कब ये अभक्ष है, मतलब ये कब सप्रतिष्ठित है कब अप्रतिष्ठित है। ये टर्म हम बहुत अच्छे से समझते हैं ना। शिरा का मतलब होता है लंबी लकीर सी, जैसे ककड़ी में, क्यूकम्बर में दिखाई देती है, तोरी में दिखाई देती है, राइट। संधि मतलब बीच में जुड़ान जो होता है, जैसे ऑरेंज है, जैसे लेमन है, जैसे ये जितने भी फ्रूट हैं इनके जो बीच बीच की फाके हैं जो जुड़ी हुई दिखाई देती है वो संधि कहती है। पर्व मतलब गांठ, पोर या गठान, जैसे गन्ना या बेंत, मतलब जो भी बीच में वो क्या कहते हैं, जॉइंट्स दिखाई देते हैं ना हमको शुगर केन में, वो पर्व है। और तंतु मतलब होता है सूत जैसा तंतु हो, जिसमें चीकू में, पीपल के पत्ते में जो वो एक थ्रेड दिखाई देता है ना, तो चीकू अगर हम सुधारें या लौकी, तोरी, कोई भी सब्जी हम सुधारें तो उसके रेशे हमको दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कह दिया? तंतु। अब देखिए अपने अपने मतलब की बात यहाँ पर है, सप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान है ना, तो जिसमें गूढ़ शिरा संधि पर्व हो वो सप्रतिष्ठित होती है। मतलब जिनकी लकीर प्रकट ना हो, छोटी ककड़ी, गिलकी, लौकी, है ना, जिनकी लाइनें भी नहीं बन पाई हैं, इतने टेंडर हैं वो, है ना, कि जिनकी लाइंस नहीं आई हैं, वो सब क्या है? वो सब प्रतिष्ठित हैं, हमारे खाने योग्य नहीं है, राइट। जो छोटे छोटे हम टिंडे ढूंढ छांट छांट के लाते हैं ना, इस पे रोए होते हैं ना, वो है सप्रतिष्ठित, अभक्ष है वो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। कोई भी सब्जी हो जब तक वो अपने पूरे शेप में नहीं आ जाती, है ना, लौकियां हमको छोटी छोटी पसंद है, कौली होती है, टेस्ट अच्छा होता है, मगर वो अभक्ष, कभी भी कोई भी वृत्ति जीव नहीं खाएगा वो उसको, है ना। तो उनका क्योंकि शिराएं स्पष्ट नहीं है इसलिए वो सप्रतिष्ठित हैं। अंडर डेवलप्ड है एक ही हमारी पहचान के लिए वर्ड है, लेकिन उसका रियल लॉजिक क्या है कि अभी उसके शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव हैं, वो साधारण वनस्पति जैसी हो गई हमारे लिए, इसलिए वो अभक्ष है। अब गूढ़ संधि, जिनकी संधियां प्रकट ना हो, छोटे ऑरेंजेस हैं उनको आप फांके उसकी नहीं निकाल पा रहे हो तो वो तो हम वैसे ही नहीं खाते हैं, राइट। तो छोटे छोटी चीजें जो हम गूढ़ संधि मतलब इसलिए संधि गूढ़, वो हमारे लिए अभक्ष है। क्यों? क्योंकि वो सप्रतिष्ठित है। गूढ़ पर्व जिसका पर्व प्रकट ना हो, जैसे गन्ना, बेंत इत्यादि, ठीक है। तो ये एक पहचान, एक ये हमको लक्षण मिल गया कि कौन सी सब्जी हम जब खरीदें तो किस लक्षण के हिसाब से ये खरीदें। और देखिए
जिसे तोड़ने पर तंतु ना लगा रहे, राइट। अब कोई चीज आपने तोड़ी और उसके फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं आपको, मतलब वो क्या है, सप्रतिष्ठित है, राइट। एक और पहचान क्या दी, समभंग, जिसको तोड़ने पर समभंग हो, समान बराबर टूटे, जैसे कि चाकू से सुधारा हो, वो समभंग है। मतलब आपने कोई 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 टेंडर सी क्यूकम्बर तोड़ी और उसके बराबर दो कट से भाग हो गए हो, है ना। तो एग्जाम्पल में भी लिखा है, जैसे पतली गिलकी या ककड़ी, तो बहुत टेंडर अगर हो और उसके फटाफट, मतलब इतनी क्रिस्प है वो, इतनी टेंडर है कि आपने ऐसे हाथ से तोड़ी और उसके दो बरा समभंग मतलब दो बराबर भाग हो गए, जैसे किसी ने चाकू से उसको सुधारा हो, तो वो भी अभी हमारे लिए क्या है, अवक्ष है। और छिन्न रूह, जिसे काटने पर पुनः उग जाते हैं, तो जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनको कुछ दिन नहीं बनाए तो उनमें से अंकुर निकल ही आते हैं, राइट। ये जैसे आलू है, उसको अगर आप 4 टुकड़े भी कर दो और एक एक टुकड़े को बो दो, तो उसमें पूरा पूरा वृक्ष, मतलब उसका पूरा प्लांट उगाता है। तो ये भी सप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान है। सप्रतिष्ठित को उपचार से साधारण कहा गया, उपचार से, है ना, ये बात हमने काफी डिस्कस की थी जब हम जीव समाज पढ़ रहे थे। उपचार से साधारण कहा है, एक्चुअल में ये साधारण है नहीं, वास्तविक साधारण जीव तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बन पाते। तो ये हो गया। अब अप्रतिष्ठित, चलो जो नहीं खरीदनी है वो तो बता दी, जो नहीं कंज्यूम करनी वो तो बता दी। अब जो कंज्यूम कर सकते हैं, जो भक्ष की श्रेणी में आती है, उसकी क्या पहचान है वो देख लेते हैं। पूर्वोक्त से विपरीत लक्षण वाली, अर्थात जिनके शिरा संधि पर्व आदि प्रकट हो, तोड़ने पर तंतु आदि लगा रहे, संभंग ना हो, ऐसी वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है और भक्ष की श्रेणी में आती है। अच्छा, और जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, त्वचा, प्रवाल, नवीन कोपल अथवा अंकुर, शुद्र शाखा, टहनी, पत्र, फूल, फल, बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जिनके भंग समान ना हो उनको अप्रतिष्ठित। ये पूरी बात का मतलब ये है कि जिसके बार्क मोटे हों और जिसको तोड़ने पे जितने भी मोटे पत्ते जो होते हैं ना, देखो ये इसका मतलब यही है। मूल मतलब रूट, कंद यानी उसका स्टेम, त्वचा मतलब स्किन, प्रवाल मतलब आई डोंट नो, नवीन कोपल अथवा अंकुर, क्षुद्र शाखा, टहनी, पत्र, फूल, फल, मतलब उसके समान भंग, टेंडर हो वो चीज आपके खाने की लायक नहीं है। जैसे पालक जो है वो सप्रतिष्ठित वनस्पति में आता है, क्योंकि उसका पत्ता मोटा होता है, टक से टूट जाता है। तो जो भी पत्ते हैं, जो मोटे पत्ते होते हैं, वो अभक्ष की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठित वनस्पति है। ये देखिए, ये वाली, जिस वनस्पति के कंदमूल, क्षुद्र शाखा, स्कंद सेम चीजें, इनको क्या कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली, जस्ट मूल मतलब रूट्स, कंद यानी बल्ब, और छाल यानी बार्क, प्रवाल यानी स्प्राउट, ओके, स्प्राउट्स एंड सीडलिंग्स, और छोटी शाखा या ट्विग जो होते हैं, ये सब जो है छोटी जो लीफ आती है ना, उसको छोटी शाखा या छोटी डाल जो है वो ट्विग, ये सब अगर इनको तोड़ने पर इनके समान भंग हो जाए या ये मोटे हो, तो ये भी अभक्ष की श्रेणी में आते हैं। और फिर पत्ते, फूल, फल या सीड्स, ये भी इनके अगर समान भंग हो तो प्रतिष्ठित है, समान भंग ना हो तो अप्रतिष्ठित। मतलब जो कट से टूट जाए 2 पार्ट में बिना ज्यादा एफर्ट के, इतनी टेंडर हो, वो सब इसमें आ जाएगी, अप्रतिष्ठित में आ जाएगी। और जिस वनस्पति के कंद, मूल, क्षुद्र शिखा, स्कंद, छाल मोटी हो, उसको अनंत जीव सप्रतिष्ठित कहते हैं। वही बात, इसको और रीइंफोर्स किया है यहाँ पे। और छाल पतली हो, उनको अप्रतिष्ठित कहा है। ये स्किप कर देते हैं। अब गाथा नंबर 191 से जो है वो हमारी सिलेबस की बात आई। अभी तक जितनी बात हमने समझी थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि इन चीजों का डिटेल आने वाला है, तो इसलिए अभी तक वो थोड़ा सा समझना जरूरी था कि हम काय मार्गणा में है हमारे सिलेबस में, तो थोड़ी सी ये जानकारी होना हमको जरूरी है। अब सिलेबस वाली गाथा आती है 191, और यहाँ अब मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टाइम हो गया है। ये हम अगली क्लास में देख लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं
यस सिलेबस दीदी बहुत ज्यादा है, समझ आ रहा है। कंटेंट ओके, कंटेंट बहुत हैवी है और बिल्कुल जस्टिस नहीं हो सकता। ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उसका अगर एक पार्ट भी हमको समझ में आ जाए और रुचि जग जाएगी, भी जब टाइम मिलेगा ना इसको हम पूरा समझें, बस ये एक मेरा उद्देश्य है कि बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है। आप देखिए, जब भी, अभी तो हमको कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन जब आप वो कैलकुलेशंस भी समझते हो ना तो आपको ऐसे ऐसे आंखें खुली रह जाती हैं कि अच्छा इतने सारे, अच्छा इतने सारे, या इतनी सूक्ष्म बात है। तो जो केवल ज्ञान का विषय है ना, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट है और जो हम, जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी मैं आप लोगों को बता दूं। दो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको आप कभी मौका मिले तो खूब डिटेल में और खूब उत्साह के साथ पढ़िए, जरूर मजा आएगा। आज की क्लास फिर यहीं खत्म कर लेते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। एक सेकंड। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र।